श्री अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भैया राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी और मेरे साथी कैबिनेट कलीग मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी नेतागण, आज यहाँ खड़े होकर देश के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए अंडर खड़गे जी एंड राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को आज सवाल खड़ा कर दिए कांग्रेस पार्टी ने। बहुत सालों से आरएसएस 1925 में शुरू हुआ, 2025 100 years they are going to complete। उन लोगों का सोच धारा ओबीसी का जनगिनती में जाति गिनती नहीं करने का 2020 सुप्रीम कोर्ट में दे फाइल्ड एफिडेविट सेइंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू टेक अप दिस इश्यू। राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी जाति गणन नहीं करना चाहता है। तो राहुल जी ने जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर जब पदयात्रा किए, हर वर्ग के जनता से मिला, उनका आवाज सुने, उनका दिल में क्या है जो अनरेस्ट वो पहचान लिए। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये वादा किया, कांग्रेस सरकार में आते जाति गणना में हम लोग कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा लेकर आगे जाएंगे। जब तेलंगाना में राहुल भैया आया था, ऑलमोस्ट 25 दिन पदयात्रा किए, 400 किलोमीटर इन तेलंगाना। हर गांव में ये बात साफ कह दिया कि तेलंगाना में हमारा सरकार बने तो जरूर सेंसस में कास्ट सेंसस हम लोग करने वाले हैं। मैं ये सोचा आज ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसीलिए किए, बार बार कांग्रेस पार्टी ने कुछ नेता लोग तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है, मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इसीलिए आज जितने भी हमारे साथी लोकसभा मेंबर्स हैं, हमारे मित्र हैं, उन लोगों को एक प्रोसेस हम लोग जो अडॉप्ट किए, आउटकम तो सबको पता है, मगर प्रोसेस में हम जो मुद्दा हटाते गए कि इसमें जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उनका बहुत संतोष की बात है। मैं जिसको जो डाउट है, भाई ये पूरा गिनतियाँ आ गए तो हमारा क्या हाल है, पर्टिकुलर इन अपर कास्ट। तो अपर कास्ट में जितने भी कास्ट जो रिप्रेजेंट करने वाले को मैं बार बार बुला के बिठाया, भाई सोसाइटी में जब कुछ चेंजेस आ रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि जब आज़ादी नहीं तब ब्रिटिशर्स थे, मगर लोगों का सोचधारा ये था, कांग्रेस पार्टी ने सोचा लोगों को आज़ादी दिलवाने का। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर इस देश को आज़ादी दिलवाए। जब हमारे तेलंगाना के बारे में भी 60 साल हम लोग लड़े तेलंगाना हासिल करने के लिए एक राज, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने December 9, 2009 she has decided to give तेलंगाना। तो 70 साल हम लोग लड़े, मरे, शहीद हुए, मगर हासिल नहीं कर सका। जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी वी हैव गॉट ए स्टेट। वो स्टेट में जो राहुल जी ने वादा किया वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हो गया, खड़ा हो गया। जितने भी मेरे जाति के दूसरे जाति के जो भी फॉरवर्ड कास्ट है सबको बुलाया, मैं बिठाया। भाई समय समय पर कुछ चेंजेस आते रहता है, सोसाइटी में कुछ रेवोल्यूशन आना चाहता है, हम दबा के रखे तो वो हटा के ले लेंगे, हम खुशी से अगर दिए तो हमारा भी थोड़ा इज्जत बढ़ेगा। तो मैं समझाया आप लोगों को ये तो होने वाला ही है, मगर आपको हटा के करवाना है, नहीं तो आप कुर्सी में बैठकर करने का है, ये इतना ही तय करो। हमारे साथियों को यही साफ कह दिया मैं, भाई अभी वक्त आया, हम करना ही पड़ेगा।
अगर एक साल आगे एक साल पीछे, तो हम डिसाइड कर लिए February 4, 2024 ने मैं काम शुरू किया। 4 February 2025 एग्जैक्ट 1 ईयर में मैं सब कुछ खत्म करके असेंबली में रख दिया। I have declared that is Social Justice Day on February 4th. Every year we are going to celebrate on February 4th. That is Social Justice Day. Just because of Rahul Gandhi ji, श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड खड़गे जी। क्योंकि कांग्रेस है सब कुछ है, जब कांग्रेस नहीं है कुछ नहीं है। क्योंकि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ कह दिया। मैं एक मंच पे ये साफ साफ कहा, बार बार बीजेपी वाले ने मोदी जी ओबीसी नेता, मैं बोला मोदी जी ओबीसी नहीं है भाई, जन्म लीगली कन्वर्टेड ओबीसी, ही इज लीगली कन्वर्टेड ओबीसी। क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जाति को ले आके ओबीसी में जमा किए, भर्ती किए। तो उतना दिल से ये नहीं रहता है कि भाई कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज, कुछ सिस्टम में हम कुछ फायदा उठाने के लिए हम जब कुछ डिसीजन लेते वो फायदा के लिए सोचते। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है, गांधी परिवार ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद होकर इस देश को इकट्ठा किए। उनके वारिस राहुल गांधी जी ने बहुत सारे मित्र रहते हैं, मगर आत्मा से जो मिलता है, लोग मुझे बोलते रहते हैं भाई आप कांग्रेस में नहीं था, अभी कांग्रेस में आपको कुर्सी मिल गई। मैं बोला भाई मैं कांग्रेस का नहीं होगा, मगर राहुल भैया से मेरा आत्मा मिलन हो गए कि राहुल भैया के दिल में जो है वो काम करने के लिए मैं डिसाइड कर लिया कि जब मेरा नेता कुछ कहा वो सोने का लकीर है। इसीलिए 1 साल में मैं सब कुछ करके दिखाया। आज इसीलिए इस देश में हम तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है, मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है, इसीलिए आज जितने भी अलग अलग राज्यों से जो एमपी, आप लोग वापस जाकर आपके राज्य में जो तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी जी के वादे के बारे में आप बोल रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बने इसीलिए हम लोग ये काम कर सका। दूसरे राज्यों में भी अगर कांग्रेस पार्टी के सरकार बने तो ये काम हो जाएंगे। दिल्ली में तिरंगा झंडा लहराने के बाद लाल किले पे 100% काम करने वाले। तेलंगाना में बनने के बाद हम लोग जंतर मंतर में धरना लिए। 16 political parties they have involved and they have supported. 55 MPs they have attended our धरना। उसी दिन मैं मोदी जी को बोले थे भाई आप करेगा कुर्सी में बैठ के, नहीं तो आपको कुर्सी से उतार के हम लोग करने वाले। इतना ही है। आज भी आप लोग वापस जाके यही बोलना है, गांव गांव में, गली गली में अगर करना है। इसीलिए उसके बाद अभी केंद्र सरकार ने 2026 जनगणना में जाति गणना करने के लिए डिसाइड कर लिए। दिस इज सक्सेस ऑफ राहुल गांधी जी। वो किसान के खिलाफ 3 काला कानून जिस दिन लाया था, मैं भी लोकसभा में थे, उसी दिन भैया ने कहा मोदी जी ये किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लाए वो वापस लेना ही पड़ेगा। वो मेरा जिम्मेदारी है, आपको वापस लेगा। वापस लेने का ही बात नहीं है, माफी भी मांगा मोदी जी ने इस देश किसानों से। जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल भैया वो जो आवाज उठाए किसानों के तरफ, किसानों के लिए। आज भी राहुल भैया ये कास्ट सेंसस जो मुद्दा उठाए केंद्र सरकार ने मान लिए, मगर उनका क्वेश्चनियर क्या है, हम लोग 8 पेज में 56 क्वेश्चंस वी हैव पोस्ट। भैया ने कह रहा है ये एक्सरे, मगर मैं एक कदम आगे रहकर मेगा हेल्थ चेकअप ऑफ द सोसाइटी में क्या है, कौन है, कहां से, सब सारे परसेंटेज 56.4% ओबीसीज इंक्लूडिंग मुस्लिम प्रैक्टिसिंग, क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग और सिख प्रैक्टिसिंग और बौद्ध जो भी है उसका प्रैक्टिसिंग जो भी है, मगर 56.4%। एससीज आर 17.4%, एसटीज आर 10.8%, 10.9% फॉरवर्ड कास्ट, इसमें 3.9% नो कास्ट। दिस इज वन न्यू फिनोमिना इन तेलंगाना। लोग कास्ट के बाहर आ गए।
हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी ने स्टडी किए, ये कौन है ये लोग। दूसरे क्वेश्चन में पता लगता है ये कौन हो सकता है। वो लोग कास्ट के जगह में नो कास्ट लिख दिया, मगर उनका नाम से, उनका और कुछ सरनेम से कुछ भी हम पता कर सकते हैं। वो लोग एलीट क्राउड, जो पढ़े लिखे सो। ये सर्वे से ये पता लगा गरीबी के लिए खाली जमीन जायदाद रहा तो अमीर है, नहीं तो सोशली एलिवेटेड है, सोशली डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन रहा तो वो एलीट क्राउड बन गए, विदाउट एनी असेट, विदाउट एनी प्रॉपर्टी। लैंडलॉर्ड्स भी है मगर वो बैकवर्ड में है, मगर उनका जमीन है, सब कुछ है, मगर एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो वो बैकवर्ड में रह गए। जो कुछ भी जमीन नहीं है, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर दे हैव डेवलप्ड। व्हाई? बिकॉज दे हैव एजुकेटेड पीपल, दे आर एजुकेटेड पीपल, पर्टिकुलरली दे हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम। तो हम लोग इसमें आज ये रिपोर्ट हमारा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी ने जो सुझाव दिया, हम लोग डिटेल स्टडी करने का परसों में हमारे सरकार को दिया, अभी कैबिनेट में वो इंट्रोड्यूस करने के बाद असेंबली से फिर वो पूरा डेटा लेकर हम आगे रास्ता कहाँ लेकर जाना है। क्योंकि डेटा कलेक्शन से काम नहीं होता है, डेटा कलेक्शन इज द बेस पॉइंट। अब बेस सेट हो गए, आगे रोड में अब क्या बनाना है। तो वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, कंचायले, प्रोफेसर तोराट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट इसमें सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। दिस इज नॉट ओनली कास्ट सर्वे, दिस इज सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। अब वार्ड मेंबर से लेकर पार्लियामेंट मेंबर तक किसी परिवार में कोई कुछ बना नहीं बना, कुछ जाति में कौन बना कौन नहीं बना, सब सारे डेटा हमारे पास है। 88 crore pages data is with me now. So I can challenge anyone. Mine is 100% foolproof. This is self-declared data. बहुत सारे लोग कोशिश किए, गलत है, ये परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, ऐसे बहुत बात बोलने के लिए। आई हैव चैलेंज्ड इन असेंबली, दिस इज व्हाट माय डेटा। अगर हिम्मत है तो इसको सवाल करो। 150 हाउसेस पहले हम घरों का इन्यूमरेट किए, हर घर का एक स्टिकर लगाए, पहले घरों को गिनती किए, फिर बाद में 150 घर एक ब्लॉक बनाए। 94,513 ब्लॉक्स हम बनाए। ईच ब्लॉक के लिए एक एन्यूमरेटर को बनाए, 10-10 एन्यूमरेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर को बनाए। ये सुपरवाइजर्स को बैलेंस करने के लिए मंडल लेवल पे प्रोसेस किए, उसके ऊपर कलेक्टर, उसके ऊपर प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर माय डिप्टी कैबिनेट सब कमिटी, उनके ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनली चीफ मिनिस्टर। कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 60 days वी हैव डन मेटिकुलसली। उसके बाद भी लोग कुछ बोले कि भाई इसमें कुछ लोग जाए नहीं हुए। बाद में फिर 15 days आई हैव रीओपन, आई हैव गिवन टोल फ्री नंबर, आई हैव गिवन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आई हैव टोल्ड हर सरकार के ऑफिस में एक काउंटर बनाए, कोई भी ऑफिस आवर्स में आप आओ बोलो, नहीं तो टोल फ्री नंबर में बोलो, मैं अधिकारी को आपके घर पे भेजूंगा। इतना सारे करने के बाद भी केसीआर, हरीश, केटीआर ने उनका गिनती में वो नहीं आया, इसीलिए तेलंगाना गिनती से वो तीनों को निकाल दिया। क्योंकि इतना सारा प्रोसेस में वो लोग आना नहीं चाह रहा है। तो इसीलिए मैं बोल दिया साफ साफ असेंबली में, भाई आप गिनती में ही नहीं है, अभी आपसे क्या लेना देना है, आपसे कोई बात ही नहीं करता, हमारे आपका बात भी नहीं लेता, आपका नाम भी नहीं लेता, आप तेलंगाना में है ही नहीं। तो इसीलिए जो हम परसेप्शंस पे चलाने के लिए कोशिश करते हैं, हर जाति का लोग आएंगे, भाई हमारे 50 लाख है, हमारे 25 लाख है, हमारे 30 लाख है, वैसा गिनती गए तो 200% होगा। इसीलिए आज एक्चुअल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा में जिनको वेलफेयर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब सारे एजुकेशन के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, ये सब सारे सोचे हम लोग। इसीलिए हम लोग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बिल बनाया 42% रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए, एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 42% हम कैबिनेट बिल बना दे के थ्रू गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अब आगे 3 महीने से हमारा 2 बिल, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का बिल और पॉलिटिकल बिल भी वहीं राष्ट्रपति जी का ने पेंडिंग है। तो इसीलिए आज
हम ये सब सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जी से और राज्यसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी से हम मदद मांग रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना ओबीसी वर्ग को हक देना है तो 42% रिजर्वेशन देना है। रिजर्वेशन देना है तो राष्ट्रपति से हम लोग वो पास करवाना है। इसीलिए लोकसभा राज्यसभा में तेलंगाना जनता के तरफ आप आवाज़ बनकर हमारे तरफ से आप लोग लड़ना है। आप लोग हमारे तरफ से आवाज़ उठा के अर्जेंटमेंट मोशन देना, अब क्या करना है, कैसे कार्रवाई करना, आप लोग संसद में लड़ो। हम लोग आने वाले दिनों में हमारे मंत्री, हमारे एमपी, एमएलसी, एमएलए, बाकी नेतागण को लेकर आके जंतर मंतर सड़क पे मैं लड़ूंगा, संसद में आप लड़ो। लोगों के लिए तेलंगाना ओबीसी वर्ग के साथ साथ एससी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी गिनतियाँ आगे, अभी एससी का रिजर्वेशन इज 15%, पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोगों को 17.5% अभी रिजर्वेशन मिलने वाले। पहले 6% था एसटीज का, अभी 10% हो गया, अभी 0.8% अब बढ़ गए। उनके अभी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ाने वाले हैं हम लोग, कि हर जाति के लिए कांग्रेस पार्टी काम करने वाले। इसीलिए आप सबका मदद है, क्योंकि दिस इज द रोड मैप फॉर द नेशन। आज सवेरे राहुल भैया ने ये कह रहा था कि तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है और कुछ दूसरा नाम। मैं दूसरा नाम ये सुझाव करना चाहता हूँ, दिस इज रेयर मॉडल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इंडिया फर्स्ट टाइम ए रेयर मॉडल। रेयर का मतलब मैं बाद में बोलता हूँ, मगर ये रेयर मॉडल है। तो रेयर क्योंकि कोई भी नहीं किए दीदी है ना, इसीलिए पता लगता है। ये रेयर मॉडल है, क्योंकि अभी तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है तो ये रेयर है, क्योंकि 75 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी कोई ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इसीलिए ये रेयर मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेंगे। ये रेयर मॉडल लेकर देश में हम आगे जाएंगे। फाइनली ये लेटर, दिस इज फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, दिस इज फॉर मी ऑस्कर अवार्ड, दिस इज फॉर मी नोबेल प्राइज। श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अप्रिशिएट करते हुए एक खत लिखा है। फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारे काम कर सकता हूँ, वेलफेयर कर सकता हूँ, डेवलपमेंट कर सकता हूँ और दूसरे कुर्सी में बैठ सकता हूँ, मगर सोनिया जी अप्रिशिएशन जो लेटर खत लिखा मेरा नाम पे, सोनिया जी खुद दस्तखत कर दे के, फॉर मी दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। थैंक यू। देश की हिस्ट्री में फूले के बाद हम ओबीसी का कोई साथ दिया, वो न्याय योद्धा राहुल गांधी ने दिया है। आई रिक्वेस्ट मनुस्मृति को अपोज करने वाले डेयरिंग लीडर, हमारे लीडर, आप सबके लीडर, आई रिक्वेस्ट राहुल गांधी जी टू अड्रेस। Thank you. Thank you. खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, मीनाक्षी जी, रेवंत रेड्डी जी, भट्टी विक्रमार्का मल्लू जी, उत्तम रेड्डी जी, महेश गौड़ जी, members of the expert committee, MPs, and senior leaders from our party, I'd like to welcome all of you here today. I must say that when I started to push the caste census in Telangana, in the back of my mind, the issue was there that
we have Revant Reddy ji as Chief Minister, and it will be difficult for him to push the caste census. It's not easy because his community would maybe not appreciate that action. And so I was looking quite carefully. And I must tell you, and I told the expert committee this, that Revant Reddy, other leaders of Congress party, they exceeded my expectations very easily. Not only did they do the caste census in the spirit that it should have been done. You can do something in the right spirit and then you can do it incompetently. So they did it in the right spirit, and I can say with certainty that the level of competence with which they've done it, this is a milestone for social justice in the country. And this is going to define whether the BJP likes it or doesn't like it. This is now going to define how the national caste census is done. The caste census was not done in closed bureaucratic rooms. The door was opened and lakhs of people in Telangana, different communities, associations, different occupational groups, women, everybody was asked, what question do you want to be asked? Huge number of questions were collected, and then finally 54 questions, finally 56 questions, critical questions that define where a person is in terms of the share of power he has, the discrimination he faces, the assets he has or she has, the knowledge, the education they have was put on paper. And then it was asked to every single person in Telangana. Every single household was visited. And when our opposition said that it has not been done properly, then very smartly our leadership said, okay, all the people who have not been able to answer this question, please come. We will create a new window for you to answer that. To answer the questions. So, we must not underestimate what we have in our hand. See, in 1950s, 1960s, 1970s, if you asked, where does power come from? The answer you would get, oh, countries which have oil. It used to be called black gold. Countries which have oil have control over the global economic structure. If you ask that same question today, you ask Bill Gates that question, you ask Donald Trump that question, and you say, what is it that defines power today? He will tell you, data defines power today. And what Telangana has now is 21st century data, socio-economic, political, financial data, 21st century in the hand. There is a governance element to it, as the expert committee today pointed out, that now
Telangana has the power to target development at the street level. Literally, we can say, oh, this street is not as developed as this street. We can target caste, we can target education, we can target health, we can target anything you want us to target with this data. No other state in India today, has the ability to target development the way Telangana has. So it is a social tool. It is also a financial economic tool. What the BJP does not like is that it is also a political tool. And the fact of the matter is that the idea of breaking the wall, 50% wall on reservations, the 2 points that you mentioned, that the government of India is refusing, reservation in education and government positions and reservation in Panchayati Raj third tier, has the ability to destroy completely the politics of Hindutva. They know that, we know that. And that is why when we put pressure, not Rahul Gandhi, every single Congress worker, every single Congress member of parliament, Kharge ji, Revant Reddy ji, even Jairam Ramesh ji, the BJP was forced to listen. Right? And they do not have a choice. I know, just like all of you know, that the BJP is not going to do the caste census in the right way. They cannot do it. Because they cannot tell the people of India what is the true condition of OBCs, Dalits, and tribals. Even general castes. They cannot tell that truth to India. Because if they tell that truth to India and India finds out that truth, their entire idea will die. Now I want to point out one very interesting fact. I asked the expert committee, who I would like to thank because they played a very important role. They provided an independent perspective, independent outside the Congress perspective. I asked them today in our conversation, what is the single biggest factor that determines success of an individual in Telangana? Is it money? Is it land? What is it? Yes. So Revant mentioned today that it is education. Meaning if you have education, you can progress rapidly in our country. But what Revant did not mention is what is the most important factor in education for progress. And I'm asking you that question. What do you think it is? English. The single biggest determinant of success, of progress in India is an English education. Now that is surprising. I was surprised because I thought it would be land. Meaning an English education is much more powerful in India today than an education in a regional language or even in Hindi. This is a surprising fact, but it is a fact. I'm not saying that Hindi is not important, regional languages are not important. They're very important. But what is determining progress in India today is English education, which means that we have to provide Hindi education, Tamil education, Kannada education, but right next to that has to be the English language. This is a strange thing, but it's a historic fact.
You go and ask all the BJP people who say English must be eliminated. You ask them one question. Which school do your children study in? Which college do your children study in? Do they study in an English medium school? Yes or no? And the answer will always be, they study in an English medium school. So my question is, why should that opportunity not be given to the poorest person in India? Why should that opportunity not be given to Dalit children, Adivasi children, OBC women? Why not? So these are the type of things that come out of this data. Suddenly you're like, oh, English education is very, very important. So, Revanji mentioned that he has helped conduct successfully the caste census, socio-economic census. Now what is our job? He has a job. His job is use the data in the caste census to transform the lives of the people of Telangana. Our job is to make sure that every single person in India understands what has happened in Telangana, what has been done in Telangana, and how the government of India is trying to stop the progress of what is going on in Telangana. How are they stopping it? We have said clearly that we are going to break the 50% wall of reservation. The government of Telangana has sent a note to the government of India and said, note to the President of India and said that here we want to break the 50% barrier in education and government jobs, and we want to break the 50% barrier in Panchayati Raj, and the government of India is saying no, and they are not allowing it. So our job is to raise it in Parliament and to help Revanth Reddy ji push the idea, push the breaking of this wall, and his job is to make sure that the people of Telangana benefit from what has been done. I'd like to thank Revanji, the senior leaders of Telangana, and the expert committee who have come here and done a tremendous job. I must say, they have done a tremendous job, both of them, in pushing this agenda. It's a big moment. It is a big moment for the people of Telangana and for the Congress party, and I'm very, very proud to be associated with it. Frankly, if Kharge ji had not given his full support, none of this would have happened. So I would like to thank Kharge ji also. And last thing I would like to say, which is a little bit maybe personal thing, which is that I feel, now this people might not agree with me, but I feel that when it came to Dalit, Adivasi, women's issues, the Congress party was on track. And I'm talking about the last 10-15 years. But I do feel that when it came to OBC issues, the Congress party's understanding of OBC issues, the understanding of the challenges they were facing, and the type of actions that the Congress party should have and could have taken, we fell short. This is what I think. Maybe many people will not agree with me. Maybe many people will say, no, you're wrong. But this is a feeling I have, that we opened the space for the BJP because we were not responsive to the aspirations
to the desires of the OBC people. That's what I feel. And to me, I think it's very important that as Congress party, we are always responsive to all communities. And here I say to general caste, I say to OBCs, Dalits, tribals, everybody should feel that there is a fairness in the Congress party. That the Congress party is taking everybody into account, and Congress party is protecting the interests of all Indian people. So that is what I wanted to conclude with. Thank you very much, and congratulations to the government of Telangana, to my colleagues here, Uttam ji, Deputy Chief Minister, and the expert committee. Thank you. Thank you, Rahul ji. It's a Thank you, Rahul ji. It's a great quality in a leader to accept the past happenings. It's a great quality in a leader to accept the past happenings and trying to recorrect. It's a great quality in you, sir. Now, Kharge ji, बीदर में स्टूडेंट लीडर से लेके 1972 में पहली बार एमएलए बने, जब से लेके आज तक एक स्टैंडर्ड लाइन ऑफ सपोर्टिंग डाउन टार्डन SC, ST, BC माइनॉरिटीज के साथ रहे. वी आर प्रिविलेज सर, यू आर लीडिंग अस एज ASC प्रेसिडेंट नाउ. आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल ASC प्रेसिडेंट श्री खरगे जी टू ब्लेस अस. आज के इस मीटिंग में जो अभी आप सभी को उद्देशित अपना जो भाषण दिए हमारे अपोजिशन नेता राहुल गांधी जी, KC वेणुगोपाल जी, रेवंत रेड्डी जी, प्रियंका गांधी जी, महेश गौड़ा जी, भक्ति विक्रमार्का, उत्तम रेड्डी जी और सभी यहाँ पर पधारे हुए मिनिस्टर्स, MPs, MLAs, एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य और सरकार के ओर से इसमें जो भी लोग अपना योगदान दिए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम जो राहुल जी ने बताया था उसको आपने पूरा करने की कोशिश भी की और आपने एक नया दिशा देश के लोगों को दिखाया. और खासकर इसलिए दिया कि इसको बहुत से लोग हाथ लगाने के लिए डरते हैं, सर्वे करने के लिए. क्यों डरते हैं?
कि अब रेवंत रेड्डी तो 10% 5% में है, लेकिन कास्ट सर्वे शुरू हो गया तो मेरे लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे, ये एक डर हर लीडर में रहता है। और हमारे पास भी कर्नाटक में ऐसा ही हुआ था, जो देवराज अरस ने पहला हावनूर कमीशन एस्टैब्लिश करके उन्होंने एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन लोगों ने उस रिपोर्ट को जलाया, उस रिपोर्ट को रास्ते पे फेंका, और वो भी हमारे कांग्रेस के ही थे, दूसरे नहीं, और मिनिस्टर्स भी थे उसमें। लेकिन उन्होंने एक ही कहा, मैं ये रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करने वाला हूं, और मुझे कितना भी नुकसान होने दो, या मेरे चीफ मिनिस्टर कुर्सी से भी मैं हटने दो, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उनके कम्युनिटी के लोग, सिर्फ कर्नाटक में 10,000 जनसंख्या है उनकी, उन्होंने हिम्मत से काम किए, इम्प्लीमेंट किए, और उसका फायदा सबको मिला, और छोटे मोटे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। उसका बेनिफिट बैकवर्ड क्लास को मिलने के वजह से वहां लोग थोड़ा जागृत हो गए। और ये बात तेलंगाना में नहीं हुई, उसीलिए तेलंगाना के लोग हमेशा कर्नाटक में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, उधर देखते थे। लेकिन आज डाटा बेस्ड बैकवर्ड की गिनती, सेंसस आपने जो किया, वो अच्छा किया, और हमारे सामने सभी एक्सपर्ट्स लोग बैठकर बताए, और आपने सीधा सीधा यहाँ पर हमको ये वीडियो पे सारी बातें बताई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो सुबह हमको कह रहे थे कि ये समाज का पूरा एक्सरे है, इसमें सब कुछ आ गया है। लेकिन मैं मजाक से रेवंत रेड्डी को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, और उत्तम रेड्डी सब नेता जो थे, इनको बोला, हाँ भाई, उस एक्सरे में अनटचेबल ही नहीं आया शेड्यूल कास्ट, उसका क्या होगा? ये मैंने कहा, वो एक्सरे तो ठीक है, सबका निकला, लेकिन जो अनटचेबल है वो समान स्तर पे नहीं है। बैकवर्ड समान स्तर पे सामाजिक दृष्टि से है, समाज में उसको एक दूसरे को छुआछूत नहीं है वो बैकवर्ड में। लेकिन शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड में अंतर है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को वो खुद ही बैकवर्ड नहीं, ये अनटचेबल समझते हैं शेड्यूल कास्ट को। तो ये बड़ा अंतर रहने से हमको इसको आहिस्ता आहिस्ता एक जगह लाना है। अगर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का ये दोनों मिलके सामाजिक दृष्टि से और पॉलिटिकल दृष्टि से मिलके अगर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, तो मैं समझता हूं इंक्लूडिंग माइनॉरिटी हम मोर देन 50% क्रॉस कर सकते हैं, 60-70%। इसका मतलब किसी और को छोड़ने का नहीं है, वो तो अपने जगह पे है, उनको तो
हमारी सिस्टम पहले से जो मनुस्मृति जिसकी बात हमेशा हमारे राहुल साहब बड़े जोर से करते हैं, धैर्य से करते हैं। मैं नहीं समझता अगर उनके जगह और कोई अपोजिशन लीडर होता या हमारे पार्टी में और कोई भी लीडर होता जो अपने खुद के बल पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर ये बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटी का इश्यू खुल के नहीं ले सकता था। वो एक ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने धैर्य से काम लिया और क्या उसमें नुकसान है, क्या फायदा है, वो नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि इस समाज में, देश में पिछड़े हुए लोगों को आगे कैसा बढ़ाना, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से। तो ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और दूसरा काम राहुल गांधी जी ने किया जिसको आप सभी लोगों ने साथ दिया, जो भारत यात्रा में भी दिया और उनका कॉन्स्टिट्यूशन लेकर संविधान बचाओ, ये जो भी रैलियां थी, संविधान अगर बच गया तो सभी को फायदा है। आप संविधान के अंतर्गत ही आज बैकवर्ड का सेंसस कर रहे हैं ना, उसको छोड़ के तो नहीं कर रहे। ये संविधान बचाओ उन्होंने जो आवाज उठाया और जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये आवाज उन्होंने उठाई। अब शेड्यूल कास्ट भी जय भीम अब शुरू करें ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो पहले कोई बोलता नहीं था। कहाँ भाई, अगर जय भीम बोलूंगा तो मेरे को अपर कास्ट के वोट नहीं मिलेंगे, बैकवर्ड्स के वोट नहीं मिलेंगे, तो वो भी डरता था। जिस आदमी को बाबा साहब से फायदा हो रहा है वो खुद ही नहीं बोलता। लेकिन राहुल जी की हिम्मत, उन्होंने ये जो जय बापू, जय भीम और जय संविधान का नारा जो लगाया, वो बहुत लोगों में हिम्मत आई और इसका फायदा हमारे को पार्लियामेंट इलेक्शन में हुआ। और जो अपोजिशन में थे वो भी डर गए और वो ये समझे कि अगर हम जय भीम नहीं बोलेंगे, अगर अंबेडकर की फोटो नहीं लगाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, इसीलिए हम भी लगाओ। वो भी लगाने को शुरू किए। तो आज बैकवर्ड का भी वैसा ही, जब राहुल जी ने लिया बैकवर्ड का मुद्दा, तब मोदी के दिमाग में भी आया, अगर मैं आने वाले सेंसस में बैकवर्ड का नाम नहीं लूंगा, अगर वो कॉलम नहीं रखूंगा, मेरे को बैकवर्ड के वोट नहीं मिलेंगे। ऐसा उन्होंने भी समझ के आज सेंसस, बैकवर्ड क्लास सेंसस की जनरल सेंसस में बात कर रहे हैं। तो ये क्यों? एक आदमी जो उठाता है उसको सपोर्ट जब पार्टी का पूरा मिलता है, उससे डर के आज हुकूमत भी उसको जबरन ये काम करना पड़ रहा है। तो ये शक्ति कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को दी और राहुल जैसे नेता ये विषयों को लेकर निडर होके हर स्टेट में जा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उससे लोगों के दिल और दिमाग में असर पड़ के वो लोग बदलाव हो रहे हैं। जैसा कि अब रेवंत ने कहा, रेवंत ने क्या कहा कि इसका बहुत कुछ परिणाम हम पे हो रहा था, लेकिन मैंने एक एक को बुला बुला के समझाया। समझ लेने के बाद तो उन्होंने ये भी बात कही, अगर हम नहीं करेंगे तो कल वो कुर्सी छीन लेंगे हमारी, उस वक्त क्या करेंगे। तो
उन्होंने अपने लोगों को भी समझाया, जो अपर कास्ट के हैं उनको भी समझाया। समझने के बाद ये जो बना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये छोटा नहीं है, इज ए बिग अचीवमेंट। और इसका पूरा पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी जी हर जगह जो जाते थे ये बात कहते थे, ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को मिल रहा नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रहा नहीं, माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा, ओबीसी को नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें खुल के वो बोलने से आज बैकवर्ड क्लास थोड़ा उभर रहा है, और इसमें उनकी हिस्सेदारी की बात जब चल रही है तो अब वो भी जागृत हो गए हैं। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि सोशियो इकोनॉमिक, एक तरफ तो आपने सर्वे अच्छी ढंग से कर ली, लेकिन उसमें जो अगर कमियां भी है एक दो कहीं भी, उसको दुरुस्त करने में आप नो हिचकिचाने की जरूरत नहीं। ये इम्प्रूवमेंट का लिखते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अब 100 अमेंडमेंट हो गए, उसमें 100 अमेंडमेंट हो गए। जब आप पहली सर्वे कर रहे और वो भी 99% परफेक्ट हो गया, अगर उसमें आधा परसेंट 1% कहीं भी चूक हुआ, उसको स्वीकारने में कोई चूक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने जो भी काम किया और एक्सपर्ट कमेटी ने जो भी काम किया, मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज जो इससे डेंजर, अब नेक्स्ट ये इलेक्शन का मुद्दा, जो वोटर लिस्ट का मुद्दा, ये बहुत बड़ा है। जो हमको मिलेगा बैकवर्ड क्लासेस को, हम अगर उधर ध्यान नहीं देंगे ये सेंसस के लिए, तो फिर जो मिलने वाला है वो हम खो बैठेंगे। तो इसलिए उस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और मैं जो दूसरे स्टेट के कोई मित्र यहाँ पर आए हैं, तो उनको ये बोलूँगा कि ये जो मॉडल कहिए, ये जो आपने लाया जिससे लोग प्रेरित हो रहे हैं, वो दूसरे स्टेट की लोग भी, वहाँ के लीडर भी इसको उठाना चाहिए और वहाँ पर इसी तरीके से, और इसमें अगर कुछ ऐड भी आप करना है सर्वे के लिए, कर ले के हर स्टेट में इसको बाय फोर्स हम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्या होने वाला क्या नहीं अगर डर गए तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये निडर होके काम करने का है। इसीलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि पार्टी को मजबूत इसलिए करना है। अब ये पॉलिटिकल पावर मिला इसीलिए रेवंत रेड्डी कर रहा है, अगर पावर ही नहीं तो आप क्या कर सकते थे। तो एक तो हमारे किसी समाज को 3 चीजों की आवश्यकता होती। एक, उनके पास या आर्थिक बल होना, या मनुष्य बल होना, या मानसिक बल होना। तभी ये 3 चीजें अगर रहते हैं वो समाज आगे बढ़ती है। अगर आप अभी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एजुकेशन ऐसा हो गया है, इस जमाने में नेसेसिटी बन गई है। और वो नेसेसिटी जो एसेंशियल है, जो नेसेसिटी है, वही चीज को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था 75 में, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का इरादा किया सरकार की तरफ से, या प्राइवेट को भी मैं देता था कंडीशन डाल के 50% SC ST वीकर सेक्शन, 50% अदर्स जो हैं उनको इंग्लिश में। तो पूरा कर्नाटक के ये सब लैंग्वेज बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एजिटेशन करने शुरू करे। ये कन्नड़ा विरोधी है, ये कन्नड़े के खिलाफ है,
ये हमारा नहीं है, वो बोल के सब लोग जाकर गवर्नर के पास मेरी शिकायत करे। जो हमारे उस वक्त ये थे उमाशंकर दीक्षित जी, तो वो उनके पास जाके शिकायत करे। और उन्होंने मुझे बुला के बोला, मल्लिकार्जुन तुम एजुकेशन बर्बाद कर रहे हो। क्यों साहब? नहीं, आप इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के पैसे में। ये कैसा होता? जिसके पास पैसा है वो जाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल है, वो है, ये है। अब मैं चुप बैठा, मैं ज़्यादा उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकता था। तब मैं बाद में बोला, नहीं ये इसलिए कर रहा हूँ साहब, जो इंग्लिश मीडियम के लोग बच्चों को ज़्यादा नौकरियाँ मिल रहे हैं और वो फॉरेन जी भी जाने का जो स्कॉलरशिप है वो भी मिल रहा है, इसीलिए उनको देना ज़रूरी है। तो हमारे माइंड में भी ऐसा है चंद लोगों के कि इंग्लिश खुद के बच्चे पढ़ना, लेकिन दूसरों के बच्चों को चांस नहीं देना पढ़ने के लिए। कोई अरे कोशिश करता ही नहीं, अगर करे तो उसकी क्या आवश्यकता है? जैसा राहुल जी अभी बोले, जितने भी आरएसएस के लीडर्स हैं, बीजेपी के लीडर्स हैं, या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, या लैंग्वेज बेस्ड एजुटेशन जो करते हैं, उनके बच्चे को भी देखो, सबका कौन से स्कूल में एक से एक बढ़ के 4 लाख फीस, 5 लाख फीस, 10 लाख फीस दे के वो पढ़ा। अरे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर गवर्नमेंट से गरीब लोगों को पढ़ाया जाएगा तो नुकसान क्या है? उसका फायदा तो होगा, लेकिन वो मंशा नहीं है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आपको मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हम सब स्टेट में हमको ले जाना है, हम ले जाएंगे। और जो स्टेट में हमारे सेक्रेटरीज है, इंचार्ज सेक्रेटरीज है, पीसीसी प्रेसिडेंट्स है, वो इनको ज़्यादा उठाना चाहिए। और अब तो 50% तोड़ना आपने कहा, अब ऑलरेडी टूट गया हो 50%, क्योंकि टोटल 50% तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है और 10% मोदी ने ऐड कर दिया कि इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो अपर कास्ट में है उनको 10% रखा नहीं 10%, तो कितने हो गए? 50% इनके लिए, 10% रेवंत रेड्डी के लिए, रमेश के लिए। ईडब्ल्यूएस तुम नहीं हो सकता 2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद। हाँ, ऐसा नहीं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। ये जो गरीब है, ये अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं, उनका भी मुंसिफ हाल है। और ऑलरेडी तुम्हारा कोटा 10% तुमने बताया, 10% है अपर कास्ट की जनसंख्या। आपकी जितनी जनसंख्या है उतना तो भागीदारी इसमें भी लिया। तो होशियार लोग अपना करते हैं, फिर अब जो आएगा जनरल उसमें भी आपको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा कोटा आप ही का होगा। मेरा कोटा 17%, एसटी का कोटा 10%, इनका 42%, बाकी का सब तुम्हारा है। तो इसीलिए मेरे को कहना, मेरा उद्देश्य ये है, किसी को अन्याय नहीं होता ये करने से। और इस ढंग से आप लोगों ने इसको किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार जितने हमारे इकोनॉमिस्ट है, सोशल एडवाइजर्स है, सोशोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इसमें भाग लिए, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के महिलाएं हैं, इन्होंने जो सलाह देकर जो बात की है, उन सबको फिर एक बार मेरे तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा। और राहुल जी ये जो उठाए हैं, इसको
आपको आगे बढ़ाना है और इसको आगे बढ़ाएंगे तभी इसका प्रयोग होगा। नहीं तो एक खुशी की बात क्या है, तो एक साल में आपने काम कंप्लीट किया। यानी अगर इंसान चाहता है ये करना तो एक ही साल में करता है। फिर इतने शेड्यूल कास्ट लोगों के, दूसरे लोगों के इकोनॉमिकली वेलफेयर करना, वो क्यों नहीं हो रहा 70 साल से? तो यानी जो कुर्सी पे बैठते हैं उनके दिल में अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो होता नहीं। तो बस यही मुझे बोलना है, आप हर गांव-गांव पहुंचाइए, हर ब्लॉक पहुंचाइए, हर जगह पहुंचाकर रियल लाभ इसका उठाइए, जिसके लिए राहुल गांधी जी खुद बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम कहीं दूसरे के लिए हमेशा लड़ने की बात ही करते हैं, लड़ते भी रहेंगे। तो ये बोलकर मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।